Hello students, today I am going to start a new chapter of class 11th history, chapter 9 the industrial revolution part 2। तो अब हम बात कर रहे हैं आयन जिसको हम कहते हैं लोहा और कोल जिसको हम कहते हैं कोयला, इसके बारे में। तो इंग्लैंड बहुत फॉर्चुनेट था कि यहाँ पर कोल और आयन थी, इसको हम कह सकते हैं इंग्लैंड इस मामले में सौभाग्यशाली था कि उसको दो जो मशीन का सबसे बड़ा चीज़ें चाहिए होती हैं, कोल और आयरन, ये उसके पास अपने आप ही उपलब्ध था। तो इसके अलावा जो भी मैकेनिज़्म चाहिए था उसको काम करने के लिए, जैसे कि लेड, कॉपर, तांबा कहते हैं, लेड को सीसा बोलते हैं, या टिन को जिसको हम रांगा टीन बोलते हैं, तो ये भी यहाँ पर बहुत बड़ा यूजेबल आयरन था। तो देखो आयन बहुत इम्पॉर्टेंट था, ये लिक्विड मेटल भी था, स्मेल्टिंग के लिए भी हो रहा था प्रयोग। आप इसके मेल्ट करके आयन का एक शीट में भी बना सकते थे, उपयोग कर सकते थे, स्मेल्टिंग प्रोसेस यहाँ स्टार्ट हो गया था। चारकोल का काम, कोयले का चारकोल होता था, उसका प्रयोग किया जाता था। तो बहुत अच्छा यहाँ पर उपलब्धि हो रही थी। ये एक ब्रिज है जो कि आयन ब्रिज है, कोल बकोड में, और ये विलियम ने पेंट करा था 1780 में। तो ये बहुत सुंदर पेंटिंग है। तो देखो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होने लगा टिम्बर के लिए, नया हाई टेम्परेचर बढ़ने लगा, प्रॉब्लम्स होने लगी ईयर जितनी भी थी, तो तापमान ऊंचा होने लगा, तो समस्याएं कई थी, वर्षों तक हल ढूंढा जा रहा था और देखा जा रहा था कि किस परिवार से कैसे काम हो सकता है। तो देखो पीढ़ियां भी इन कामों में लग गईं, जैसे दादा पिता पुत्र, तो सब यहाँ पर कामों में लगे हुए थे। नए तरीके के आविष्कार हो रहे थे, ब्लास्ट फर्नेस का आविष्कार हो रहा था, यहाँ कोक का हो रहा था, कोक के उच्च तापमान का हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें निकल कर तैयार हो रही थी। तो ये आविष्कार का फल ये हुआ कि सबसे यहाँ पर जो भट्टियाँ थी इसका निर्माण होने लगा, निकलने लगी चीज़ें। तो इस प्रक्रिया में देखो आविष्कार बहुत हो रहे थे, नए आयन्स आ रहे थे, अगर हम कहें पिग आयन आ रहा था, वॉट आयरन आ रहा था, फर्नेंसेस बन रही थी। तो ये भी एक तरीके का इम्प्रूव्ड सेक्टर था। आविष्कारों से नई नई और चीज़ें पता लग रही थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सॉल्व हो रही थी, लोहे का उत्पादन हो रहा था, लोहे से नए नए प्रोडक्ट्स बनना स्टार्ट हो रहे थे, आयन से हो रहे थे। तो हर तरीके से, चाहे वुड हो जो बन हो, किस जॉन विलिंगसन मेड आयरन चेयर्स, लोहे की चेयर बनने लगी, ब्रूअर्स बनने लगे, डिस्टिलेटर्स बनने लगे। देखो ब्रूअर्स को हम शराब की भट्टियाँ बोलते हैं, डिस्टिलेटर्स को वाट्स बोलते हैं, टकियाँ। तो लोहे का बहुत उपयोग यहाँ बढ़ रहा था। तो विश्व में पहले लोहा जो भी था हम जानते हैं कोल ब्रोकोडेल के नाम से, तो वो भी यहाँ पर रिवर सैरिन के पास मिल रहा था। तो एक तरीके से पेरिस में बहुत आपूर्ति थी, यहाँ पर बहुत चीज़ें मिल रही थी। ब्रिटेन के पास चारकोल कोल मिल रहा था, हाई ग्रेड कोल, मतलब हर तरीके की वैरायटी वॉज अवेलेबल। एंड देयर वर अगर हम माने तो 5 कोस्टल कोल फील्ड्स। और ये शिप बिल्डिंग के लिए इंक्रीज हुआ, शिपिंग ट्रेड इंक्रीज होने लगा इससे। तो सी हाउ इम्प्रूव्ड नाउ द ब्रिटेन सेक्टर वॉज कैरिंग आउट एंड पुटिंग इट टुगेदर। तो ये एक बहुत प्यारा दृश्य है, कास्ट आयरन ब्रिज कोलबैक रेका, बहुत सुंदर है। ये यहाँ मैप है, यहाँ पर क्या कैसे यहाँ पर पाया जाता था। तो हम देख सकते हैं, देखो ये इंग्लैंड का पूरा मैप है, कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, ग्लास लो है, लैनचेस्टर है, लीड्स है, मैनचेस्टर है, लिकेस्टर है, लंदन है। तो ये देख सकते हैं हम। ये देखो ये मशीन है, मैन पावर की पिक्चर है इसमें, देखो वुमेन वर्क के लिए काम कर रही है। तो ये देख सकते हो कि अब इंग्लैंड कितना ज़्यादा डेवलप हो रहा था। तो स्त्रियां इतनी खतरनाक स्थिति में यहाँ काम कर रही थी और फैक्ट्रीज में अपना इनपुट दे रही थी। तो देखो ब्रिटेन इंडस्ट्री बहुत अपना इनपुट भी दे रहा था, आउटपुट भी मिल रहा था। 1880 के दौरान बहुत उत्पादन, और उत्पादन में पूरा यूरोप सबसे सस्ता था, इसलिए सब लोग यहीं आ रहे थे खरीद।
है। टनों टन कोयला लेने आ रहे थे लोग, घरों में रखा हुआ था, बिकने के लिए तैयार था, अच्छी मिल रहा था, आधुनिक क्वालिटी का माल मिल रहा था, जो कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक था। उसके बाद हम देखते हैं कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग। तो देखो कपास जिसको हम कहते हैं, उसकी कटाई और बुनाई कैसे हो रही थी। तो ब्रिटिश हैड ऑलवेज वूवन क्लोथ आउट ऑफ वुलन फ्लैक्स। तो देखो ब्रिटिश हमेशा ऊन और जो सन रहता उसके उससे कपड़ा बुनता था। तो 17वीं सेंचुरी में जब हमने देखा कि इंग्लैंड भारत में बड़ी लागत में सूती कपड़ा यहाँ मिलने लगा, तो वो लेके चला जाता था। लेकिन जब भारत के हिस्से पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो गया, तब इंग्लैंड ने कपड़े के साथ साथ कच्चे कपास, जिसको हम रुई के नाम से जानते हैं, वो भी बुलाना शुरू कर दिया था। तो अब इंग्लैंड के पास देखो स्पिनिंग के लिए कटाई का भी था और बुनाई के लिए भी साधन था। इस वर्क में सबसे ज़्यादा वुमेन लगी थी, इसको स्प्लिंस्टर नाम से बोलते हैं। तो 18वीं सदी में हमने देखा कि बहुत सारा कटाई का काम धीमे धीमे गति से मेहनत में हो जा रहा था। ये भी एक तरीके से व्यस्त था। तो स्पिंटर ने अंग्रेजी भाषा में स्पिंटर बना। तो ये भी बहुत अच्छा था, दिन भर इसमें काम हो सकता था और इससे बहुत अच्छा क्वालिटी का कपड़ा बन रहा था, नया आविष्कार हो रहा था। जो भी कच्ची रुई के गोले यहाँ पर आते थे उसको बहुत अच्छे से यूज़ किया जा रहा था, क्वालिटी मेंटेन थी, धागे की क्वालिटी मेंटेन थी, कपड़ा मेंटेन था, सस्ते दामों में बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बन जा रहा था। तो ये भी बहुत अच्छा था, इंपोर्ट हो रहा था, चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही थी, नए तरीके का डेवलपमेंट हो रहा था यहाँ पर। तो कॉटन, रॉ कॉटन, ये एक मार्केट था इंडस्ट्री का, और ये सबसे ज़्यादा हम देख सकते हैं औरतों और बच्चों से ही कारण ही डेवलप था। तो यहाँ पर औरतें बच्चे बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, फैक्ट्रीज में ऑक्यूपाइड विद द वर्क। तो सबसे पहला अगर हम इसमें माने इस बाज़ार में और यहाँ पर काम के लिए, तो स्टीम पावर, जिसमें हम भाप कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ। तो द रियलाइजेशन ऑफ सेग्रीगेशन, अगर हम देखें तो कुछ शटल ग्रुप लूम बना, स्पिनिंग जेनी बना, वाटर फेम, ये याद करने की ज़रूरत नहीं, बस जानना है कि इनसे क्या प्रोडक्ट रेडिकल दैट वर कैरिंग दिस। तो स्टीम पावर क्या था? स्टीम पावर ट्रिमेंडस पावर था, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन का, वाटर और हाइड्रोलिक पावर से ये सेटुरेटेड था। तो देखो यहाँ पता चलता है कि जो भाप है उसमें भी एक शक्ति है। तो बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रीज़ में ये भाप का यूज़ होने लगा। तो इससे कच्चा जो कपास रहता था, तो मौसम में अगर थोड़ी नमी आ जाए तो ये बहुत अच्छे से स्टीम इसको अच्छे से कर देता था, क्वालिटी मेंटेन रहती थी, सस्ता था, भरोसेमंद था, कम खर्चीला था। तो भाप की शक्ति का इस्तेमाल सर्वप्रथम होने लगा था उद्योगों में। तो जब अगर हम देखते हैं आयरन और कोल का पावर इंडस्ट्री बनने लगा, इसकी मांग बढ़ने लगी, तो अधिक गहरी खानें भी निकलने लगीं, जिसके कारण गंभीर समस्या भी थी। तो थेम सेवरी थे, तो उन्होंने भी इस समस्या को, न्यू कॉमन थे तो इन्होंने भी इसको मेजर डिफ्लेक्ट बताया था, टू लूज एन एनर्जी। तो नए नए सिलेंडर्स बनने लगे, नई खपत होने लगी, भाप का इंजन का इस्तेमाल होने लगा, और एक तरीके से प्राइम मूवर के नाम से ये जानने लगे। तो मैन्युफैक्चरर एक्यूरेट था, साइंटिफिक नॉलेज थी लोगों के अंदर, इन्वेंशन हो रहा था, एक नया वॉट आ गया था, हॉर्स पावर, भाप को इतना एनर्जी में कन्वर्ट कर दो कि वो एक तरीके का वाट बन हो जाए। ये ऐसे करके देखो, इसमें जानवर चलता है और ये घूमता है, इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, डोंकी का यूज़ होता था इसमें। तो इस तरीके से डेवलपमेंट हो रहे थे यहाँ पर। प्राइम फोकस यहाँ पर यही था कि अधिक अधिक से अधिक निर्माण हो, हाई क्वालिटी का रहे और लो प्राइस में यहाँ पर बनता रहे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कैनाल एंड रेलवे, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।